सर्दियों का मौसम था। ममता अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रही थी। उसको अपनी बेटी प्राची की बहुत ज़्यादा टेंशन खाए जा रही थी। उसके पति का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और वही काम करके अपनी बेटी को पाला पोसा करती थी। लेकिन अब उसकी बेटी प्राची जवान हो चुकी थी। अब उसकी शादी की टेंशन उसे सताने लगी थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ज़्यादा दहेज देकर उसकी शादी कर सके। जब भी कोई उसका रिश्ता आता वो ज़्यादा बड़ी डिमांड रख देते, जिसकी वजह से ममता को वो रिश्ता ठुकराना पड़ता। ममता बाहर बैठी सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी प्राची बेटी की शादी हो जाए और एक अच्छे घर में हो जाए। फिर उसे एक ख्याल आता है। अगर मैं ऐसे ही हाथ में हाथ रखी बैठी रही तो मेरी प्राची बेटी की तो उम्र ही निकल जाएगी, और अगर मैंने दहेज का इंतज़ाम नहीं किया तो कोई रिश्ता रुकेगा ही नहीं। अब मेरे पास सिर्फ यही आखिरी उपाय है। मैं अपने घर को गिरवी रख देती हूँ। इन पैसों से मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूँगी। और बस फिर क्या था, जैसे ही उसने भारी शादी और ज़्यादा दहेज की बात निकाली वैसे ही उसके घर रिश्तों की बौछार हो गई। एक रिश्ता आया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता था। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग थे। उसकी माँ और लड़का दोनों ही उसके घर प्राची को देखने आए थे। लड़के की माँ प्राची की माँ से बोलती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत अच्छी लगी है और ये हमें पसंद है। बस बात इतनी सी है कि हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए। अगर आप ये पूरी डिमांड कर दो हमारी तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। लड़के की माँ बहुत ज़्यादा लालची थी, लेकिन लड़का ऐसा नहीं था। लड़का अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, ये क्या कर रही हो? उनकी हालत नहीं देख रही हो तुम? और हमारे पास तो ज़रूरत का हर सामान है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर आप इतने पैसों का क्या करोगी? वो भी इन गरीबों से? ये लेना ठीक नहीं है। हमें लड़की अच्छी मिल रही है, यही हमारे लिए काफ़ी है। चुप, शांति से बैठा रहे। तुझे कुछ नहीं पता है। जैसे मैं कर रही हूँ मुझे करने दे। अपनी माँ के सामने राजीव की एक नहीं चलती है और फिर ममता इस रिश्ते को राज़ी हो जाती है और 10 लाख रुपए देने के लिए भी राज़ी हो जाती है। वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। अपनी माँ से प्राची बोलती है, माँ, आपने ये क्या किया? हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, फिर हम उन्हें इतने पैसे कहाँ से देंगे माँ? अरे बेटी, तू टेंशन ना ले, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगी। लेकिन बस तेरी शादी एक अच्छे घर में और अमीर घर में हो जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। प्राची ऊपर से तो अच्छा बन के दिखला रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो इस गरीबी से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए अब वो इस घर से निकलना चाहती थी। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब उसका रिश्ता एक अमीर ख़ानदान में हो चुका है। दिन बीतते जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। शादी में ममता उनकी डिमांड के अनुसार उनको 10 लाख रुपए देती है और खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करती है। लेकिन उसमें उसका घर चला जाता है। जब उसकी बेटी विदा हो रही होती है तो वो राजीव से बोलती है, राजीव बेटा, मेरी बेटी को खुश रखना। मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी मत होने देना बेटा। आप टेंशन न लो, अब ये मेरी बीवी है, इसीलिए अब मैं इसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहें। और इस तरह उसकी बेटी की शादी अच्छे से निपट जाती है। लेकिन इसमें उसने अपना घर खो दिया था। उसने अपने घर को गिरवी रख दिया था, लेकिन उसे पैसे लौटाने की मोहलत सिर्फ 5 दिन की मिली थी। 5 दिन में वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाती, इसीलिए उसका घर उससे छिन गया। सेठ उसके घर आया और उसे वहाँ से निकाल दिया। प्राची अपनी अमीरी में इतनी धुंध हो गई थी कि उसे अपनी माँ का कोई ख्याल ही नहीं आया और वो रोज़ नए नए कपड़े, पार्टी शार्टी ये सब किया करती, लेकिन अपनी माँ के पास कभी ना जाती। वो तो उस कैद से आज़ाद होना चाहती थी जो कि वो हो चुकी थी। अब उसे वापस लौटने की कोई इच्छा ना थी। वो अपनी माँ के कभी हालचाल भी ना पूछा करती और शादी के बाद से वो अपने घर भी ना गई थी। एक दिन राजीव उससे बोलता है, अरे प्राची, तुमने अपनी माँ के हालचाल भी पूछे हैं?
तुम्हारे अलावा उनका इस दुनिया में है ही कौन। और तुम तो ऐसे उन्हें भूल चुकी हो जैसे उनका और तुम्हारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। अरे वो इतनी ज़्यादा गरीब हैं, ज़रा देख तो आओ, थोड़ा बहुत जाके कुछ तो देखो उन्हें। अजी रहने दीजिए, मैंने बहुत गरीबी देखी है और मैं इस गरीबी से पक चुकी हूँ। अब मेरा उस घर से और अपनी माँ से बिल्कुल दिल भर चुका है। मैं नहीं जाऊँगी वापस। अब तो मैं यहीं रहूँगी और अपनी पैसों का रोग झाड़ूंगी। रोग देखा, आज ये मैं नया सोने का मेडल लाई हूँ, अच्छा लग रहा है ना, और ये कपड़े लाई हूँ। प्राची का इतना घमंड देखकर राजीव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहता और वो खुद उसकी माँ की खैर खबर लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें तो यहाँ से निकाल दिया गया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो वापस लौटता है और प्राची के पास आकर बोलता है, प्राची, ओ प्राची, तुम्हें इतना ज़्यादा पैसे का घमंड क्यों आ चुका है? हाँ, तुम अपनी माँ को भी नहीं देख रही हो। अरे कम से कम चली जाओ वहाँ पर और जाकर ढूंढो उन्हें, वो कहाँ हैं। अरे मैं क्यों ढूंढूं उन्हें, घर पर ही होंगी। घर पर? अरे तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारी शादी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तुम जानती भी हो, उन्होंने तुम्हारी शादी के चक्कर में अपना घर गिरवी रख दिया था और टाइम पर पैसे ना जमा होने के कारण उन्हें उस घर से निकाल दिया गया है। वो शादी के सिर्फ 5 दिन बाद ही उस घर से निकल चुकी थी और आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुमने आज तक उनकी खैर खबर नहीं ली। और वो बेचारी तुम्हारे लिए इतना कुछ कर गई, अब ना जाने वो कहाँ भटक रही होंगी। कम से कम अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाओ तुम और जाके ढूंढो उन्हें। राजीव की बात सुनकर प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया। उन्होंने सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को हमेशा दांव पर लगाया और अब भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उसकी खुशियों के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया। फिर प्राची फूट फूट कर रोने लगती है और वो राजीव से बोलती है, मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। मैंने अपनी माँ का दर्द ही नहीं समझा। मैंने आज तक उस घर को और अपनी माँ को कैद खाना समझा, लेकिन मुझे क्या पता था कि उन्होंने मेरी हर खुशी के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगाया और अब के से तो उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। मैं कितनी ज़्यादा बुरी बेटी हूँ। राजीव, चलो मेरी माँ को ढूंढने, प्लीज़ मेरी मदद करो और माँ को ढूंढवा दो। फिर प्राची और राजीव माँ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसकी माँ रोड किनारे बैठी थी और वो बेचारी वहाँ पर ठंड में ठिठर रही थी। इतनी कड़ाके की ठंड में वो बिना किसी जर्सी और बिना कंबल के बैठी थी, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई सामान जिससे कि वो अपनी ठंड में सुकून पा सके। जब वो दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं तभी प्राची की नज़र अपनी माँ पर पड़ती है। वो अपनी माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। चालाक किसान और खजाना। बहुत समय पहले एक श्रीनगर नाम का गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक विकास नाम का किसान भी रहा करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। किसी भी आदमी को किसी भी तरह का मशवरा लेना होता तो वह विकास के पास ही आया करता था और विकास उस मसले को सुलझा दिया करता था। विकास के पास एक ही खेत था जिसमें वह अच्छी मेहनत करके अपना खाना खर्चा चलाया करता था। इसी से उसका घर बार चलता था। एक दिन की बात है, जब विकास अपने खेत में काम कर रहा था तभी गांव का एक सेठ उसके पास आता है। अरे विकास, तू कहाँ यार अपने इन खेतों के चक्कर में पड़ा रहता है? तू ऐसा कर, मेरे खेतों में काम कर, क्योंकि तेरे खेत के आसपास सारे मेरे ही खेत हैं और मैं तुझे उससे ज्यादा मुनाफा करा दूंगा। तू मेरे खेत में काम कर। अरे सेठ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं अपने खेत को ही बेच दूंगा तो फिर मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा और मेरे बीवी बच्चे कैसे पलेंगे सेठ जी? सेठ जी, अब किसी मैं अपने खेत में इतनी मेहनत करूंगा कि मेरी खेत में पूरे गांव से ज़्यादा ना जाएगा, और अब कैसे तो मैं अपने खेत में इतनी मेहनत करूंगा तो कि मेरी फसल डबल हो जाए। अरे विकास, तू क्या बेवकूफ हो गया है? तेरे खेत के आसपास तो सारे मेरे खेत हैं और तू अपनी फसल को कैसे बढ़ाएगा? तू कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? अरे सेठ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा ना कि फसल को कैसे डबल करूं। इस अकल ने तो आदमी को चांद तक पहुंचा दिया है। फिर ये फसल डबल करना कहाँ की बड़ी बात है। देखना तुम, अब किसी में ये फसल डबल करके ही रहूंगा। इतना बोलकर प्रकाश वहाँ से चला जाता है और प्रकाश के जाने के बाद सेठ वहीं खड़ा हुआ सोचता रहता है
कि आखिर ये विकास ऐसा करेगा क्या जिससे इसकी फसल डबल होगी। और इधर विकास अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसके गांव का एक आदमी उसे मिल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। तो विकास उससे बोलता है, अरे भाई सुरेश, क्या बात है, तू बड़ा परेशान लग रहा है। घर में तो सब ठीक ठाक है ना? अरे भाई विकास, तुझे क्या ही बताऊं यार, मेरी भैंस कई दिनों से बीमार है, वह दूध नहीं दे रही है, जिस कारण हमें कुछ पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब वो दूध कैसे देगी, मैं बड़ा परेशान हूँ। अरे यार सुरेश, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। अपने गांव वाला डॉक्टर है ना, तो उसी के पास अपनी भैंस ले जा, वो ठीक कर देगा। फिर तेरी भैंस जो है दूध देने लगेगी। इसमें भी क्या टेंशन की बात है भला। अरे भाई विकास, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे ये सलाह दी। तेरे पास कितना दिमाग है यार, आज मैं तेरे इसी दिमाग की वजह से बच गया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देता। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सबकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है, और जब तुम सबकी मुसीबत हल होंगी तभी तो मेरी मुसीबत हल होगी। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर सेठ तो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर विकास अपने खेत की फसल डबल कैसे करेगा। इसीलिए उसने अपना एक आदमी विकास के पास भेजा। और भाई विकास, कैसे हो, सब ठीक ठाक तो है? हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, तुम्हारा सेठ ठीक ठाक है या नहीं? अरे हाँ, सेठ जी तो बिल्कुल ठीक हैं। अरे सेठ जी से याद आया, तुम अब किसी ये बताओ कि अपनी फसल कैसे डबल करोगे, जबकि तुम्हारे पास तो खेत भी बहुत थोड़ा सा है। अरे तुम अब किसी देखना मेरी फसल कैसे ज्यादा होगी। मैं अब किसी ऐसा फार्मूला लाऊंगा जिससे मेरी फसल डबल ट्रिपल हो जाएगी। जितनी सेठ की सारी फसल नहीं होती, उससे ज्यादा मेरी अकेले की फसल होगी। तुम देखना, मैं अब किसी बहुत मेहनत करूंगा। अरे विकास यार, अगर तुम्हारा ये फार्मूला काम कर जाए तो अगले साल मुझे भी बता देना, फिर जैसे तुमने अपनी फसल डबल करोगे मैं भी अपनी फसल डबल कर लूंगा। हाँ ठीक है, अगर होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अरे क्या हुआ, तुम कोई खबर लाए या नहीं? अब की बार वह विकास अपनी फसल कैसे डबल करेगा, बताओ मुझे। मैं उसके पास गया था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं अब की बार ऐसा फार्मूला लाऊंगा जिससे मेरी फसल सेठ की फसल से ज़्यादा होगी। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। और सेठ सोचता है, मुझे इस विकास को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, नहीं तो अगर इसकी मुझसे ज़्यादा फसल हो गई तो ये मुझसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा और फिर सब लोग इसी की इज्जत किया करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर अगले दिन से ही विकास अपने खेत में पूरे जी जान से मेहनत करने लगता है। और बस उसे इसी बात की फिक्र थी कि मुझे हर हाल में अपनी फसल इस गांव में सबसे ज़्यादा करनी है। और कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसकी फसल गांव में सबसे अलग होती है और बहुत ही ज़्यादा हुई होती है। फिर जब विकास अपने खेत पर होता है तो वहाँ सेठ आ जाता है और उससे बोलता है, अरे अभी रुको विकास, अभी तुम कहाँ से अपनी फसल काटने लगे, थोड़ा सब्र रखो। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप मुझे फसल काटने से क्यों रोक रहे हो? अरे भाई विकास, तुम्हारे इस खेत में मेरा भी तो हिस्सा है। अरे सेठ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो कि मेरे खेत में आपका भी हिस्सा है? ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने तुम्हारे खेत की सीमा बढ़ाकर अपने खेत में कर दी थी, जिससे जो फसल तुम्हारे खेत में हो मेरे खेत में भी हुई है, और अब मुझे इसका हिस्सा चाहिए जितना मेरी जमीन में है। अरे सेठ जी, तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है ना, मैंने आपकी ज़मीन काटी है। आपने ही अपनी ज़मीन मेरे हिस्से में कर दी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आपको एक दाना भी नहीं दूंगा, ये फसल सारी मेरी है। अब जाइए आप यहाँ से। अगर आपने मुझ पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की तो मैं गाँव की पंचायत में चला जाऊँगा और फिर आपको सब आदमियों के सामने शर्मिंदगी होगी। मैं नहीं चाहता कि आपको शर्मिंदगी हो। आप यहाँ से चले जाइए और मेरी फसल मुझे काटने दीजिए। लेकिन विकास, जो मेरी जमीन बड़ी है वो तो कम से कम मुझे दे दो। अब आप चले जाइए यहाँ से सेठ जी, वरना मैं पंचायत में चला जाऊँगा, फिर अच्छा नहीं होगा। आप चले जाइए यहाँ से। फिर सेठ वहाँ से चुपचाप चला जाता है और एक बार फिर विकास की चतुराई उसे बचा लेती। कुछ दिनों बाद विकास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो वह अपने घर लेटा होता है। अरे सेठ जी, क्या आपको पता है कि विकास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, जिस वजह से कई दिन से वो अपने खेत पर भी नहीं गया है। अब ये बात सुनकर तो सेठ बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह मन ही मन सोचता है कि अब तो मैं उसके घर जाऊंगा और उसका मजाक उड़ाकर आऊँगा। फिर सेठ विकास के घर पहुंच जाता है उसकी खैरियत लेने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए। अरे विकास, कैसे हो तुम?
मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैं तुम्हारी खैरियत लेने के लिए चला आया। अरे सेठ जी, मुझे बहुत बुखार आ रहा है, जिसकी वजह से मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। अरे विकास, अब तुम्हारी तो तबीयत खराब है, लेकिन अब तुम्हारे खेत में कौन हल चलाएगा और कौन फसल बोएगा? अरे सेठ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे खेत में हल खुद ब खुद चल जाएगा और मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे विकास, तुम तो इस बार हल नहीं चला सकते, मतलब इस बार तुम्हारी फसल नहीं होगी। इतना बोलने के बाद सेठ वहाँ से चला जाता है। सेठ के जाते ही विकास की बीवी उसके पास आ जाती है, तो विकास उससे बोलता है, अरे सावित्री, क्या तुम जानती हो हमारे पिता ने हमारे खेत में एक बहुत ही कीमती खजाना छुपाया था। मुझे कभी नहीं बताया कि खजाना था। उन दोनों की बातें बाहर खड़ा हुआ सेठ सुन रहा था और वह सब बातें सुनकर बोलता है, अरे अभी ये खजाना तो मैं ही निकाल कर रहूँगा, और इस विकास को क्या पता कि मैंने इसकी बातें सुन ली। इससे पहले ये अपने खेत में से खजाना निकाले, मैं इसके खेत में से सारा खजाना निकाल लेता हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। फिर तभी सेठ उसके खेत पर पहुँच जाता है और जाकर पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे तो कहीं खजाना नहीं मिलता और वह ये बोलता है, अरे मैंने तो पूरा खेत ही खोद डाला और मुझे तो खजाना कहीं नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर इसने खजाना छुपाया कहाँ होगा। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे विकास से जाकर ही पूछना चाहिए कि उसने खजाना छुपाया कहाँ है। अरे विकास, मैंने तो तुम्हारा पूरा खेत खोद डाला, मुझे कहीं खजाना नहीं मिला। आखिर तुम ये बताओ, तुम्हारे खेत में खजाना है कहाँ? अरे सेठ जी, आपसे किसने कहा कि मेरे खेत में खजाना है? मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की सारी बातें सुन ली थी, जिसमें तुम उस खजाने के बारे में बात कर रहे थे। यही सुनकर मैंने तुम्हारा पूरा खेत खोद डाला। अरे सेठ जी, आप भी कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए कहा था ताकि कोई मेरी ज़मीन खोद दे, और आपने वही किया। आपने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। अब मैं उसमें आसानी से बीज डालकर अपनी अच्छी फसल ले सकूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, जो आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब सेठ वहीं खड़ा हुआ सोच रहा था कि एक बार फिर विकास ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो रितिका केक बहुत अच्छा बना लिया करती थी। वो हर रोज़ नए नए तरह के केक बनाती रहती थी। उसके अलावा उससे कुछ और बनाना नहीं आता था। वो सबसे अच्छा चॉकलेट केक बना लिया करती थी। वो केक बना बना कर अपने पापा को खिलाया करती थी। पापा देखिए, आज मैंने चॉकलेट केक बनाया है, वो भी नए स्टाइल से। अब आप जल्दी चखिए और बताइए कैसा बना है। अरे रितिका बेटा, तुम क्या रोज रोज केक ही बनाती रहोगी? ससुराल में जाके कि खाली केक ही खिलाओगी उनको? कुछ और भी बनाना सीखो ताकि ससुराल में परेशानी ना पड़े। अरे पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं उन सबको केक ही बना कर खिलाऊंगी, और मैं पहले ही बता दूंगी कि मुझसे और कुछ बनाना नहीं आता है। अगर करनी होगी शादी तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा। ओहो रितिका, तू तो मेरी एक बात भी नहीं चलने देती। अच्छा चलो लाओ, खिलाओ केक। जब भी कोई मेहमान आता, रितिका उनको चॉकलेट केक बनाकर खिलाया करती थी। मेहमान केक को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। रितिका देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आरव को रितिका पसंद आ जाती है और आरव रिश्ता उसके घर भेज देता है। उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। रितिका आरव से बोलती है, देखिए आरव जी, मुझसे सिर्फ केक ही बनाना आता है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बना सकती। क्या फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? अरे हाँ बिल्कुल रितिका, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे खाने से थोड़ी। और वैसे भी घर में भाभी हैं, खाना वो बना लिया करेंगी, बाकी सारा काम तुम कर लिया करना। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उनकी शादी का दिन आ जाता है। रितिका और आरव की शादी हो जाती है। रितिका अपनी ससुराल चली जाती है। उसकी ससुराल में सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सभी उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। उसकी सास भी उसका बहुत ध्यान रख रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी जेठानी उससे मुंह मोड़े हुए थी। वो एक भी बार उसके पास नहीं आई, क्योंकि रितिका देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसीलिए उसकी जेठानी पायल को उससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। आरव जी, आपके घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सभी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ पायल दीदी नहीं आई है अब तक मुझसे मिलने के लिए। वो तो एक भी बार भी मुझसे नहीं मिली है। उनकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं रितिका, वो ठीक है, लेकिन बस उनका दिमाग खराब है। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनसे ज़्यादा खूबसूरत बहू जो इस घर में आ चुकी है, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम उनसे ज़्यादा सुंदर हो तो सब जने अब तुम्हें ही प्यार देंगे।
उनको सब भूल जाएंगे। अगले दिन पायल रितिका से बोलती है, क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो आते ही सब पर कब्जा जमा लिया। अब तो सब तुम्हारे ही गुणगान गा रहे हैं। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अभी नई नई आई हूँ, इसीलिए सब मेरा ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है, सब तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं या फिर तुम्हारी सुंदरता का। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम खाली देखने में ही सुंदर हो या सुंदर खाना भी बना लेती हो? नहीं दीदी, मुझसे तो सिर्फ केक ही बनाना आता है। केक के अलावा मुझसे और कुछ नहीं बनाना आता। अच्छा, सिर्फ केक? क्या तुम सबको जिंदगी भर केक ही खिलाती रहोगी? चलो जाके अब नाश्ते में कुछ बनाओ, जल्दी जाओ। पायल के कहने पर रितिका किचन में चली जाती है और सोचने लगती है कि उससे तो सिर्फ केक ही बनाना आता है, केक के अलावा तो वो कुछ बना नहीं सकती। फिर वो चॉकलेट केक बनाने लगती है, क्योंकि चॉकलेट केक वो बहुत अच्छा बना लिया करती थी। इधर पायल मन ही मन खुश हो रही थी कि अब इससे कुछ नहीं बनाना आता। अब जैसे ही ये नाश्ते में केक लाएगी, वैसे ही सासू माँ से इसकी डटाई पड़ेगी। ये सोच सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। चॉकलेट केक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। सभी जल्दी जल्दी टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही रितिका चॉकलेट केक लाती है, उसे देखते के साथ ही सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब वो चॉकलेट केक खाते हैं, चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह बहू, क्या चॉकलेट केक बनाया है, ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। ऐसा केक तो मैंने आज तक नहीं खाया। कितना अच्छा केक बनाती हो तुम। लेकिन माँ जी, नाश्ते में तो कुछ और होना चाहिए था ना, नाश्ते में केक कौन खाता है? पास में ही बैठा हुआ पायल का पति रवि बोलता है, अरे भाई हम खाते हैं केक, कितना स्वादिष्ट केक बनाया है आज, ये केक हम खाते हैं हम। अच्छा जी, आप खाते हैं केक? खा लो जितना खाना है, रूम में चलो, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। पायल की बात सुनकर सभी छुप छुप कर हंसने लगते हैं। पायल रितिका को हमेशा नीचा दिखाने की सोचती है। वो हमेशा उसकी काम में टांग अड़ाती है, लेकिन फिर भी रितिका अपनी सूझबूझ से अपने सारे ही मसले हल कर लेती है। रितिका मन की बहुत अच्छी थी, इसीलिए सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। लेकिन पायल अपनी चालों में हमेशा फेल होती जा रही थी। उसको किसी अच्छे मौके की तलाश थी और आखिरकार उसको वो मौका मिल ही गया। क्रिसमस का दिन आ चुका था और रवि और आरव जिस कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने अपने बॉस को अपने घर पर दावत दी। सर, अगर आप हमारे घर पर आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आप प्लीज़ हमारे घर आ जाइएगा। अरे हाँ रवि, बिल्कुल, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। आरव घर आकर रितिका से बोलता है, रितिका, कल क्रिसमस डे है और हमने उस पार्टी में अपने बॉस को बुलाया है। तुम अपना चॉकलेट केक बनाना, क्योंकि तुम चॉकलेट केक बहुत अच्छा बना लेती हो। अगर उन्हें ये पसंद आ गया तो वो हम दोनों का प्रमोशन कर देंगी। जी आरव जी, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं कल को चॉकलेट केक बना लूंगी। अगले ही दिन रितिका चॉकलेट केक बनाने लगती है। तभी वो कुछ सोचती है, क्रिसमस डे पर तो चॉकलेट केक और प्लम्प केक दोनों ही खाए जाते हैं। एक काम करती हूँ, मैं चॉकलेट केक और प्लम्प केक दोनों ही बना लेती हूँ। और ये सोचकर वो चॉकलेट केक और प्लम्प केक दोनों ही केक बनाकर तैयार कर देती है। फिर वो बाहर चली जाती है और कामों में लग जाती है। बॉस आ जाते हैं और सब उनकी खिदमत में लग जाते हैं। किसी का किचन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तभी पायल किचन में जाती है। चॉकलेट केक और गोबर केक दोनों ही देखने में एक जैसे होते हैं। अब बताती हूँ मैं तुझे रितिका। पायल चॉकलेट केक को फेंक देती है और गोबर केक बनाकर वहाँ पर रख देती है। फिर वो बाहर लेकर आती है केक को और बॉस से बोलती है, सर ये लीजिए चॉकलेट केक खाइए, ये हमारी रितिका ने बनाया है। रितिका चॉकलेट केक बहुत अच्छा बना लेती है और ये केक सिर्फ आपके लिए खास तरीके से बनाया है। उसने ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बनाया है, ये जल्दी खाइए आप केक। अरे सॉरी, मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। अगर प्लम्प केक हो तो वो दे दो। अरे प्लम्प केक, हाँ मैंने वो भी बनाया है, मैं अभी लाती हूँ। रितिका बॉस को प्लम्प केक देती है। प्लम्प केक खाकर बॉस उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या केक बनाया है, इतना स्वादिष्ट केक तो मैंने खाया ही नहीं। ये तुमने बनाया है, ये तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन केक है। और आप चॉकलेट केक की बहुत तारीफ कर रही थी ना, आपको ये बहुत अच्छा लगता है ना। आप खाइए चॉकलेट केक और फिर इसका टेस्ट मुझे भी बताना, जल्दी खाइए। और इस तरह पायल को वो सब जने जबरदस्ती वो केक खिला देते हैं। गोबर के केक खाकर उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। वो पूरी रात सो नहीं पाती है और उस दिन से पायल रितिका का पीछा छोड़ देती है।
क्योंकि गोबर केक ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी थी।